Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafi and today the topic of discussion is IAS 12 income tax. So basically IAS 12 have two parts, one is current tax and the other one is deferred tax. Okay. If we discuss about the scope gives you many definitions. Okay, starting from accounting profit, what is accounting profit, what is taxable profit, what is tax base, what is current tax and what is deferred tax. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो IAS 12 है इसके स्कोप में सबसे पहले तो वो डेफिनेशन देता है, जिसमें से पहली डेफिनेशन वो जो मेंशन करता है वो आपके पास होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट की। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। फिर उसके बाद वो बताता है कि आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है। फिर उसके बाद टैक्स बेस क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स बेस। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपके पास डिफरेंसेस को बताता है, करंट टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है। फिर डिफरेंसेस डिफरेंसेस में वी हैव परमानेंट डिफरेंसेस एंड टेम्पररी डिफरेंसेस, उसको डिस्कस करता है। तो सबसे पहले तो स्कोप में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो हम पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अच्छा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होता है, लेकिन टैक्स की जो ये अमाउंट है ये आपकी कैलकुलेट होती है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हमने एक्रूअल बेसिस को या कैश बेसिस अगर कुछ कंपनी वो कर रही है उनसे जो है हम लोगों ने बनाया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट आ रहा है दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। Because accrual basis में हम ये कहते हैं sometime we have to record the expenses whether they are paid or not, we have to record the income whether they are paid or not। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफरेंट पॉलिसीज अगर हम यूज कर लें, फॉर एग्जांपल फाइफो एवरेज वगैरह या डेप्रिसिएशन रेट्स अगर हम डिफरेंट यूज करें तो उससे इंक्रीज डिक्रीज होता है। टैक्स वाले इस पे की बेस पे प्रॉफिट सॉरी इसकी बेस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, दे हैव दे कैलकुलेट टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। अब टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट दैट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। आपने पढ़ा होगा F6 में जो टैक्सेशन वगैरह होती हैं उसकी आपके पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। वो द गुड थिंग इज दिस कि हम लोगों को यहाँ पे टैक्स रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट दी टैक्स पेपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को जो बेसिक जो कॉमन चीजें होंगी वही हमने डील करनी है। ठीक है, तो हाउ द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो यहाँ पे मैं एक्सेल में शो भी कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट, दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट is converted into taxable profit. How? By adding disallowed expense and allowed income। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंस और अलाउड इनकम ऐड कर देते हैं, और हम लेस क्या करते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड इनकम, तो ये हम लेस कर देते हैं। वी नो दैट प्रॉफिट किस पे लगता है, इनकम से लगता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं वो हम लेस करते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस जो कि अलाउड एक्सपेंसेस हैं ये मैंने क्या किए, लेस किए हैं। ठीक है, लेकिन डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड किए हैं और अलाउड इनकम भी मैंने ऐड की हुई है। क्यों? कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको टैक्स वाले एक्सपेंस नहीं मानते, क्योंकि क्या होता है एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट होता है, टैक्स वाले कहते हैं भाई हमारी नजर में तो ये टैक्स एक्सपेंस है ही नहीं, हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरे पे फाइन्स एंड पेनल्टीज हो गई हैं, तो दिस इज द एक्सपेंस, और टैक्स वाले कहते हैं यार आप फाइन पेनल्टी को एक्सपेंस शो करके अपना प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे और आपको टैक्स बचेगा, आपको तो सजा मिली है यार, आप उस पर एक बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, हम नहीं मानते फाइन पेनल्टीज को, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस है, आपने अपने प्रॉफिट में से लेस किया, इसको वापस ऐड बैक करें, इसके अगेंस्ट रिलीफ ही मिलेगा। ठीक है, हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस को मानते हैं जो कि टैक्स की नजर में अलाउड हो, जैसे कि आपके पास जो होगा हमने सैलरीज पे की, कुछ हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए जो कि अलाउड है,
वो सिर्फ आप लेस कर सकते हैं प्रॉफिट में। जो आपने ऐसी चीजें एक्सपेंस लेस किए हैं जो कि टैक्स वालों की नजर में एक्सपेंस नहीं है, उसको हमने वापस ऐड बैक करना है। इसीलिए हमने कहा टैक्स वाले जिसको एक्सपेंस मानते हैं हम उसको कहते हैं अलाउड, अलाउड एक्सपेंसेस। टैक्स वाले जिसको एक्सपेंस नहीं मानते हम उसको कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो हमने पीबीटी में डिसअलाउड एक्सपेंसेस वापस ऐड बैक करना है, और अगर कोई अलाउड एक्सपेंसेस है सिर्फ वही माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अलाउड इनकम होती है और कुछ डिसअलाउड इनकम होती है। तो टैक्स की नजर में जो इनकम अलाउड है उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, जो डिसअलाउड है उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम करेगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना, टैक्स वाले उसको कंसिडर ही नहीं करेगा इनकम। तो हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनको एडजस्ट करना है, ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंस या फिर अलाउड इनकम, और लेस करना है हमने अलाउड एक्सपेंस या फिर डिसअलाउड इनकम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो भी रेट है गिवन या इनफोर्सेबल है वो हम लोगों ने अप्लाई करना है, तो हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, करंट टैक्स। राइट, कोई क्वेश्चन था आपका? क्लियर हो गया, चलें अच्छी बात। ओके, तो अभी हमने जो यहाँ पे बात की है वो बेसिकली की है कि फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट। उसके बाद हमने यूजिंग दिस प्रॉफिट हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब हमने बात करनी है टैक्स एक्सपेंस की। राइट, टैक्स एक्सपेंस इज एन एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इस टैक्स एक्सपेंस के अंदर करंट टैक्स का भी पोर्शन शामिल होता है और डेफर्ड टैक्स का भी पोर्शन शामिल होता है। अब यानी ये दोनों पोर्शन शामिल होते हैं इस करंट टैक्स के अंदर। ठीक है, अब करंट टैक्स क्या होता है, टैक्स इम्पोज बिकॉज और इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, दिस टैक्स हैव फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो वो फ्यूचर की में जाके एडजस्ट होगा, या आज हमने माइनस किया तो फ्यूचर में जाके एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो दिस इज डेफर्ड टैक्स। ठीक है, ये दोनों टैक्स एक्सपेंस का पार्ट होता है। ओके, फिर हमारे पास इनको अभी हम टैक्स बेस और डिफरेंसेस को अभी हम देखते हैं। जो मेन अभी हमने चीज थी वो देखी है, यानी जब मैं टैक्स एक्सपेंस माइनस करता हूँ ना इसमें से पीबीटी से, इसके अंदर दोनों होते हैं, करंट टैक्स भी होता है, डेफर्ड टैक्स भी होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, अभी हमने सिर्फ ये देखा व्हाट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, हाउ इट कन्वर्टेड इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट टैक्स। ठीक है, हाँ ये एक उसमें बिल्कुल, हाँ यहाँ पे कॉमन चीज़ है, वैसे आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा वही बताएं क्योंकि हम ये टैक्स का पेपर नहीं है, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जो हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करते हैं ना, दिस इज डिसअलाउड एक्सपेंस, टैक्स वाले नहीं मानते इसको। टैक्स वाले मानते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन को, जिसको आप कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं। ठीक है, वो उसको मानते हैं। तो ये भी एक कॉमन एग्जांपल है, एड बैक हो। ठीक है, बिकॉज दिस अलाउड है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसमें जो कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन गिवन है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर अ पीरियड। और ये क्या है, टैक्स इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है, अब नॉर्मली डेफर्ड डेफर्ड वर्ड यूज होता है, फ्यूचर्स में हम उसको लेके जाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो दैट इज डेफर्ड टैक्स। ओके, टू रिकॉग्नाइज करंट टैक्स। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें ना, करंट टैक्स में करंट टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकता है और करंट टैक्स एसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये करंट टैक्स लाइबिलिटी है तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करंट टैक्स लाइबिलिटी। और अगर ये करंट टैक्स एसेट है तो आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा करंट टैक्स एसेट, क्रेडिट हो जाएगा टैक्स एक्सपेंस। ओके, ये इतना हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स में भी हम यही करते हैं। देखिए आपके पास ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज तो आपने क्रिएट करनी होती है, जिसको हम नॉर्मली टैक्स पेएबल और टैक्स रिसीवेबल कहते हैं। टैक्स एक्सपेंस ये वाला, ये तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम टैक्स एक्सपेंस, फिर आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कि अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन, यू मे हैव हर्ड अबाउट द ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब। क्या ट्रीटमेंट थी अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब की? अंडर एब्जॉर्ब क्या होता था, हम सीजीएस में ऐड कर देते और ओवर एब्जॉर्ब क्या कर देते, माइनस कर देते। ट्रीटमेंट यहाँ पे भी यही है। बेसिकली होता क्या है, टैक्स
हमारे पास बिकॉज वी हैव सम डेट्स, फाइलिंग डेट्स, उसमें हमने बताना है टैक्स। तो हमारे पास क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी नहीं हो रही और टैक्स डेट आ गई, तो वी हैव टू गिव सम डाटा। अब हम उनको क्या कहते हैं, हम एक अंदाजा लगा देते हैं कि यार हमारे पास इस साल हो सकता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, हम कहते हैं पास्ट को देख के अंदाजा लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स बनेगा कितना, 100 का, ठीक है। अब मैंने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया 100, ठीक है, लेकिन हो सकता है 100 से कम भी हो सकता है 100 से ज्यादा भी हो। अगर 100 से ज्यादा है टैक्स एक्चुअल जो मैंने पे किया, ये तो मेरा अंदाजा था ना, दिस इज दी टैक्स पेबल, और मैं कह देता चलिए करंट टैक्स लाइबिलिटी में कह देता हूँ, ठीक है, और टैक्स एक्सपेंस। मैं आपको सिचुएशन में समझा देता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 years, इधर हम कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी वैसे ओवर और अंडर का ही है, लेकिन अभी हमने आपको वैसे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20x7 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। 20x7 में मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा टैक्स होगा 100 का, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट कर दिया अपना टैक्स एक्सपेंस और क्रेडिट की अपनी करंट टैक्स लाइबिलिटी विद 100, ठीक है। इससे क्या हुआ, एसओपीएल में टैक्स एक्सपेंस कितना जा रहा है, 100, और एसओएफपी में टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 100। और एक्चुअली क्या हुआ, मेरा तो टैक्स पे जो अगले साल, ये तो मैंने इस साल बना दिया, अगले साल जब मैंने पे किया तो मैंने पे किया 80, यानी मैंने डेबिट किया करंट टैक्स लाइबिलिटी को कितने से, 80, और क्रेडिट क्या किया, कैश 80 से। अब मुझे बताएं कि ये अंडर प्रोविजन थी या ओवर प्रोविजन थी, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा जो बनता था मैंने उससे ज्यादा प्रोविजन कर दी, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, ओवर प्रोविजन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। आप कैसे लेस करते हैं वो भी देखिए। जब हमने ये काम किया तो हमारी जो ये लाइबिलिटी थी लास्ट ईयर की, जो इस ईयर आई, तो इस ईयर कितनी रह गई होगी, 20 रह गई होगी ना, ये मूवमेंट के बाद, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि मेरा टैक्स होगा 120 या 110, लगा देता हूं, मेरा टैक्स होगा 110, राइट। टैक्स एक्सपेंस मेरे, ये जो ओवर प्रोविजन हुई है, कितने की हुई है ओवर प्रोविजन, 20 की, ये मेरे टैक्स एक्सपेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे पास करंट टैक्स लायबिलिटी है कितने की, 110 की, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस में किस तरह हो रहा है कि ये 110 था, ये ओवर प्रोविजन क्या हुई, लेस होगी, कितना आ गया, 90। तो मुझे जनरल एंट्री कितनी करनी है, डेबिट टैक्स एक्सपेंस 90, क्रेडिट करंट टैक्स लायबिलिटी 90। इसका इंपैक्ट क्या हो गया, दिस में आपने 90 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 110, और टैक्स एक्सपेंस कितना जा रहा है, 90। तो आपने देखा ना टैक्स एक्सपेंस में ओवर प्रोविजन किस तरीके से रिड्यूस हुई। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि हम आइडिया लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि वो अंडर प्रोविजन भी हो सकता है, वो ओवर प्रोविजन भी हो सकता है। तो अंडर प्रोविजन, सॉरी ओवर प्रोविजन, आपने देखा किस तरीके से टैक्स एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया, 110 से वो कितने मिले, लाइबिलिटी उतने की रहेगी, लेकिन टैक्स एक्सपेंस पे फर्क होगा। हमने ये नहीं पढ़ा कि ओवर प्रोविजन लाइबिलिटी, हमने कहा ओवर प्रोविजन टैक्स एक्सपेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ओवर और अंडर प्रोविजन टैक्स एक्सपेंस को, तो उसका इफेक्ट सिर्फ इस पे जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट करते हुए नहीं होगा कोई भी मसला। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। Calculate the tax expense that will be shown in the statement of profit and loss for the year ended 31st December 2018. If the amount that was actually agreed and paid to the tax authority in respect of 2087 was, अगर 165 पे किया और नेक्स्ट सिचुएशन में हमने 140 पे किया, ठीक है। Simple has estimated its income tax liability for the year ended 31st December 2018. So ये उन्होंने 20x8 में एस्टिमेट की, लेकिन हम देखते हैं यार 20x7 से भी तो इसका ताल्लुक है, कोई अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन होगी 20x7 की, वो भी हमने एडजस्ट करनी है, ठीक है। इन द प्रीवियस ईयर द इनकम टैक्स लायबिलिटी हैड बीन एस्टिमेटेड 150। अब पहले इसको देखें, आपने एस्टिमेट किया था 150, लेकिन एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा आपको, 165, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन, 150 किया था 20x7 में, और एक्चुअली अंडर प्रोविजन की थी, क्योंकि एस्टिमेट हमने 150 किया और एक्चुअली टैक्स पे कितना हुआ, 165। तो ये अंडर प्रोविजन इस साल क्या होगी, ऐड हो जाएगी।
तो होगा क्या, आपका टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस आपका होगा 180, उसमें प्लस कर दें 15, ये हो जाएगा 195 पार्ट ए के लिए, ठीक है। अच्छा, सेम सिनेरियो, आपने एस्टिमेट किया 150, लेकिन टैक्स क्या हो गया, पे 40, ओवर प्रोविजन होगी, तो पार्ट बी के लिए टैक्स एक्सपेंस आपको कितना बनेगा, 180 माइनस 10, 170, दिस इज द होल पॉइंट, ठीक है। लाइबिलिटी उतनी ही आ रही होगी, 180 की आ रही होगी, लेकिन टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू ओवर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन। अच्छा, एक और भी चीज, आप ट्रायल बैलेंस जब देखते हैं ना, उसमें आपने अगर ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन ये गिवन हो, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में समटाइम आपके पास टैक्स से रिलेटेड या तो डेबिट में आ रहा होता है या फिर क्रेडिट में आती है एक वैल्यू, ठीक है, वो टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, वो डेबिट और क्रेडिट ओवर अंडर प्रोविजन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोविजन की नेचर क्या है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर आपको टैक्स में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे टैक्स से रिलेटेड अमाउंट नजर आए, इसका मतलब वो क्या है, ओवर प्रोविजन है। और अगर आपको डेबिट साइड में नजर आए, फिर उसको आप क्या कहेंगे, अंडर प्रोविजन कहेंगे। मैं एक मिनट देखता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा जिसमें आपको मैं बता भी दूंगा कि क्या हमने ओवर प्रोविजन किसको कहना है, अंडर प्रोविजन किसको कहना है। ओके, अब ये देखें, ये आपके पास डेफर टैक्स है क्रेडिट में, सो ये तो आपके पास सिंपल सिंपल डेफर टैक्स लायबिलिटी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, ये क्रेडिट पर आ रहा है, ओवर प्रोविजन है अंडर प्रोविजन है, क्रेडिट पे आ रहा है, एग्जैक्टली। प्रोविजन की नेचर क्या है, क्रेडिट लायबिलिटी है ना, क्रेडिट हो रहा था ओवर प्रोविजन होगा, अगर डेबिट साइड पे होता है ये क्या होता, अंडर प्रोविजन होता। तो अभी ये क्या होगा, ओवर प्रोविजन, ये हमारे इस साल का जो टैक्स होगा ना इस क्वेश्चन में, जो उसको रिड्यूस करेगा। अंडर प्रोविजन क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने ये चीज देख ली, हाउ टू रिकॉर्ड दी ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन, आपने ये देख लिया, हमारा भी यही आंसर था 195 और 170, 195 एंड 170। ओके, डेफर टैक्स, एज आई टोल्ड यू, फ्यूचर टैक्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखिए, अब पहले हम बात करते हैं परमानेंट और टैक्सेबल, सॉरी दीज आर परमानेंट डिफरेंस और टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, अब हमने देखा कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था ना, रिकंसिलिएशन, इफ यू गेट दिस, accounting profit is converted into taxable profit there, because there is a difference between accounting profit and taxable profit। तो ये दोनों टैली नहीं होते। अब इन दोनों में डिफरेंस आइदर परमानेंट नेचर का भी हो सकता है, आइदर टेम्परेरी डिफरेंस नेचर का भी हो सकता है। परमानेंट डिफरेंस ये है कि एक चीज जो टैक्स वाले आज भी नहीं मान रहे, कल भी नहीं मान रहे, परसों भी कभी भी नहीं मानेंगे, तो वो तो परमानेंट डिफरेंस है। एक ऐसे आइटम हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, जिसको वो आज या कल नहीं मान रहे, हो सकता है बाद में मान जाए, वो आपका होता है टेम्पररी डिफरेंस, वो होता है नॉर्मली टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी बुक की हुई है, टैक्स वाले कहते हैं जब आप पैसे पे करेंगे ना तब बात करेंगे, तो आज तो मेरा वो लाइबिलिटी थी, आज वो नहीं मान रहे, लेकिन जिस वक्त मैं पैसे पे करूंगा उस वक्त तो वो मान जाएंगे ना। सो दिस इज अ टेम्पररी डिफरेंस नेचर। लेकिन वो जो फाइन्स और पेनल्टीज की मैंने बात की थी, वो तो नहीं मानेंगे, तो वो आपका क्या है, परमानेंट डिफरेंसेस, राइट। अब परमानेंट डिफरेंस तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, वो तो हैं और रहेंगे। लेकिन टेम्पररी डिफरेंसेस क्या होते हैं, टेम्पररी डिफरेंसेस आपके दो नेचर के होते हैं। सम टाइम टेम्पररी डिफरेंसेस आर टैक्सेबल इन नेचर एंड सम टाइम टेम्पररी डिफरेंसेस आर डिडक्टेबल इन नेचर, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, लाइक हम पढ़ लेते हैं पहले। दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन, दीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द स्कोप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकअप करके बताएं। So deferred taxation is basics of allocating tax charge to the appropriate accounting period. The key to deferred taxation lies in difference between two profit figures, accounting profit and taxable profit. We have discussed, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी आपको। Difference between accounting profit and taxable profit may be cause of permanent differences and temporary difference. अच्छा, temporary difference को ये तो मैंने बता दिया, temporary difference को उसने फर्दर एक्सप्लेन किया है। हमने बता दिया कि यार अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आता है टेम्पररी नेचर का, और वो डिफरेंस आने की रीजन क्या है वो भी डिस्कस है। इसके लिए उसने फर्दर भी एक्सप्लेन किया है कि दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू
because the carrying amount of assets, liability and revenues are different from its tax base. Assets, liabilities और revenue इनकी कुछ carrying amount होती है, and because I'm calling it a carrying amount, it means यही amount आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन में और प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, तभी तो कैरिंग अमाउंट है। टैक्स बेस वालों की नजर में इनकी कुछ और वैल्यू होती है, जिसको वो कहते हैं टैक्स बेस। हम लोगों ने एक एसेट की वैल्यू किस तरीके से निकाली, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज कैरिंग अमाउंट। टैक्स वाले जो है की नजर में वो कैरिंग अमाउंट एसेट की वैल्यू नहीं है, उनकी नजर में है कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स बेस। ठीक है, जो टैक्स वाले समझते हैं, मैं कहता हूं इस एसेट की वैल्यू है 200, आप टैक्स वाले हैं और आप कहते हैं आपकी नजर में इसकी वैल्यू होगी 180, सो 200 इज इट्स कैरिंग अमाउंट, बट आप जो बता रहे हैं 180 क्या है, टैक्स बेस। आइडिया हो गया कि टैक्स बेस क्या होते हैं, एग्जैक्टली वो अब क्या होती है, वही रूल्स। अब मैंने कहा ना, कॉस्ट में से जब टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यू विल गेट द टैक्स बेस। कैपिटल अलाउंस वो गिवन होता है, उनका बताया होता है कि एक एसेट है उसको आपने इतने उसकी अलाउंस मिल जाएगी, तो दैट इज द टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, टेम्पररी डिफरेंसेस are of two type, one is taxable temporary differences, the other one is deductible temporary differences। taxable temporary difference इसका मतलब ये है कि टैक्स लगना है, तो जब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आपका रेट से जिस पे हम अप्लाई करेंगे यू विल गेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और जब डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस इसका मतलब टैक्स रिड्यूस होना है, इस पे आप रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। करंट टैक्स में भी हम बात कर लेते हैं। करंट टैक्स क्या होता है, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट है उस पे हम रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है करंट टैक्स लायबिलिटी, और अगर टैक्सेबल लॉस है उस पे हम रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है करंट टैक्स एसेट। राइट, ये काम होता है। टैक्सेबल लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने मेजरमेंट को देखा है। ठीक है, यहां तक आइडिया होगा। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा स्टेरिक लगा देता हूं फॉर रिकग्निशन। जब भी करंट टैक्स एसेट, सॉरी इस पे नहीं, इस पे मैं स्टेरिक लगा देता हूं रिकग्निशन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स एसेट जब भी आए आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट आए ना तो फौरन रिकॉग्नाइज नहीं करना आपने, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। हाँ, डेफर्ड है उसके लिए एसेट्स आपको बेनिफिट देता है, तो अगर ये एसेट बेनिफिट नहीं देता तो इस एसेट को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना, नहीं करना। तो ये उसी वक्त रिकॉग्नाइज करना है डेफर्ड एसेट अगर ये बेनिफिट दे, और बेनिफिट ये कैसे देता है, फ्यूचर के टैक्स को रिड्यूस करके, जिसके लिए शर्त ये कि फ्यूचर में टैक्स लगे भी, जब लगेगा ही नहीं तो टैक्स ये किस चीज को रिड्यूस करेगा। तो अगर ऐसा हो कि फ्यूचर में टैक्स आ ही नहीं रहा तो इस डेफर्ड टैक्स एसेट का कोई फायदा ही नहीं होना मुझे फ्यूचर में, तो मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, ये भी अभी हम देखते हैं रूल में गिवन होगा। अच्छा जी, देखिए कैरिंग अमाउंट एट टैक्स बेस, तो आपके पास टेम्पररी डिफरेंस आएगा। अब टेम्पररी डिफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, टैक्सेबल एंड टेम्पररी एंड डिडक्टेबल। इसके लिए मैं आपको ये एक्सेल शीट रेफर करूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे किया हुआ है वर्किंग। ठीक है, तो इफ योर वेट अ मिनट, यहाँ पे कहीं पे गिवन है रूल्स, राइट, दीज आर द रूल्स। अच्छा, for assets, if your carrying amount exceeds your tax base, it means the difference will be taxable temporary difference. If your carrying amount is lower than tax base, the difference is your deductible temporary difference. ये हमने assets के लिए किया। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्सेबल है, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से डिडक्टेबल है। लाइबिलिटीज के लिए हम उसका उलट चलते हैं, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है डिडक्टेबल है, और कैरिंग अमाउंट कम है टैक्सेबल है। ठीक है, तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको लाइबिलिटी वाला खुद याद हो जाएगा क्योंकि उसका ऑपोजिट है। ठीक है, फिर ये आपको फॉर्मूला क्या दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस जब आएगा उस पर रेट अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा,
लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे रेट अप्लाई करेंगे तो क्या है जी, ठीक है। तो किस तरीके से हमने निकाला, इस तरीके से निकाला, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। ये भी देखें, डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। अब वो कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस है, वो डेफर्ड टैक्स डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है, इट डिपेंड्स, ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसको हमें करके आइडिया हो जाता है कि यार डेफर्ड टैक्स है क्या असल में, ठीक है। सो इन पार्ट ए you are supposed to calculate tax and ignore deferred tax। इसका मतलब ये हमने सिर्फ करंट टैक्स की बात करनी है। और पार्ट बी में क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्स एज वेल। तो पार्ट बी में जो पहले का किए उसी को कंटिन्यू करके डेफर्ड टैक्स भी कर लेंगे हम। पार्ट ए में हमने डेफर्ड टैक्स को इग्नोर करना है, इसका मतलब सिर्फ करंट टैक्स पे फोकस करना है। और पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना है, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक की बता देता हूँ, जब भी आपके पास करंट टैक्स का क्वेश्चन आए, ठीक है, फॉर करंट टैक्स क्वेश्चन, ठीक है, आपने क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू, you have to convert this accounting profit into taxable profit, plus disallowed expense, allowed income, minus allowed expense, disallowed income, you will get taxable profit or loss, right? जब भी करंट टैक्स है आपने ये काम करना है। जब डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन होगा तो आपने दिस इज नॉट फेयर यार। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन होगा, आपने कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्पररी डिफरेंस और डेफर। चले यहां पे बताता हूं मैं आपको। टैक्स बेस का क्वेश्चन, डेफर टैक्स का क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्पररी डिफरेंस और फिर डेफर टैक्स, ये बनाना है, ठीक है। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, जो डिफरेंस आएगा वो या तो टैक्सेबल होगा या डिडक्टेबल होगा, उस पर आपने रेट अप्लाई कर देना, ठीक है। तो जब भी डेफर टैक्स का क्वेश्चन होगा हमने इन चार चीजों को देखना है, और जब भी कैरिंग अमाउंट सॉरी करंट टैक्स होगा तो हमने इन चार चीजों को करना है, ठीक है। अभी क्योंकि पार्ट ए किस चीज का है, पार्ट ए फॉर करंट टैक्स, तो हमारा क्या काम होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोगों ने, विच इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसको हमने कन्वर्ट करना है टैक्सेबल प्रॉफिट में, ठीक है। सो ये और हम लोगों ने कुछ एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, इनको भी हमने फिल कर देना है, ओके। सो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एंड दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग किस तरीके से करते हैं और इसको लेकर किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, a company's financial statement shows a profit before tax of 1000, ठीक है, in each of the year 1, 2 and 3, this profit is stated after charging a depreciation of 200 per annum because this is the profit of before tax। और हमें पता है अब एक ही चीज माइनस करने वाली रह गई है, टैक्स, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें तो एडजस्ट हो गई होंगी। वैसे उसने बता भी दिया है कि इसके अंदर जो है हमने 200 की डेप्रिसिएशन डिडक्ट की है, ओके। ड्यू टू द परचेज ऑफ एन एसेट फॉर 600 in year 1 which is being depreciated over 3 years useful life on a straight line basis। अच्छा, टैक्स, अब हमें पता चल गया कि हमारी जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है दैट इज 200, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन क्या है, 240, 210 एंड 150, ठीक है। दिस इज टैक्स डेप्रिसिएशन, उन्होंने अलाउ की हुई है, ठीक है। ये गिवन होगी क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स का पेपर नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ईच ईयर, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास उसने कहा ना, तो प्रॉफिट उसने यहाँ पे इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड 30% और वो अपार्ट फ्रॉम द अबव डेप्रिसिएशन टैक्स अलाउंस
देयर विल बी नो अदर डिफरेंस इन टैक्सेबल प्रॉफिट। सो सिर्फ एक यही था जो आपको डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो ये मैं एक्सट्रैक्ट्स में लिख लेता हूं, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1000। 1000। अच्छा, अब मुझे टैक्स फाइंड आउट करना है, और कौन सा टैक्स? करंट टैक्स, क्योंकि अभी डेफर्ड टैक्स में इग्नोर कर रहा हूं। अच्छा, करंट टैक्स के लिए मैं अपनी वर्किंग्स कर लेता हूं। मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है 1000, ठीक है। मेरी डिसअलाउड एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन, वो मुझे ऐड बैक करना है 200, ठीक है। और मेरा अलाउड एक्सपेंस क्या है? जो कि है टैक्स डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मेंशन हुआ हुआ है 240, 210 एंड 150। तो 240, 210 एंड 150। तो इसका मतलब मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया? 960, 990 एंड 1050। इस पे मैंने अप्लाई करना है रेट, जो कि कितना था? 30%। तो मेरे पास करंट टैक्स एसेट आ रहा है या लाइबिलिटी आ रही है? दीज आर ऑल टैक्सेबल प्रॉफिट, राइट। तो जब टैक्सेबल प्रॉफिट पे रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? करंट टैक्स लाइबिलिटी। तो मेरे पास डेबिट हो रहा है, सॉरी, मेरे पास करंट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। पहले साल कितनी आ रही है? दूसरे साल? तीसरे साल 315। तो जनरल एंट्री क्या होगी? डेबिट टैक्स एक्सपेंस, डेबिट टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, कितने से? 288। और क्रेडिट क्या करूंगा? करंट टैक्स लाइबिलिटी विद 288। नेक्स्ट ईयर क्या करना है? डेबिट टैक्स एक्सपेंस विद 297 और क्रेडिट करंट टैक्स लाइबिलिटी 297, राइट। और फिर थर्ड ईयर में टैक्स एक्सपेंस 315 और करंट टैक्स लाइबिलिटी 315। यहां तक क्लियर है? अब इन जनरल एंट्रीज को हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डेबिट, मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना हो रहा है? 288। और मैंने लाइबिलिटी कितनी बुक करनी है? 288, ठीक है। नेक्स्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस कितने से डेबिट हो रहा? 297। और क्रेडिट क्या करना है? करंट टैक्स लाइबिलिटी कितने से? 297। और थर्ड ईयर 315, आई थिंक 315। तो 315 से मेरे पास टैक्स एक्सपेंस आ रहा है डेबिट, और क्रेडिट हो रही है मेरी लाइबिलिटी 315 से। ये मेरा पार्ट ए सॉल्व हो गया। मुश्किल था? सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है टैक्स। जब भी करंट टैक्स होगा, आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपने कन्वर्ट करना है टैक्सेबल प्रॉफिट। हाँ, अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी के लिए हमने ये काम तो करना ही करना है, साथ में डेफर टैक्स भी करना है। तो अब डेफर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कैरिंग अमाउंट क्या होगी एसेट की? यहाँ पे एक एसेट की बात हो रही थी कि यू हैव परचेज द एसेट फॉर 600 और आपने उसको 3 ईयर्स पे डेप्रिशिएट किया। तो फर्स्ट ईयर में आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 600 माइनस 200, ये फर्स्ट ईयर में होगी कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट ईयर में कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 400 माइनस 200। और लास्ट ईयर में कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 200 माइनस 200। ऐसे ही होगा। अच्छा, टैक्स बेस क्या होगी? 600 माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। पहले साल कितनी थी? 240, ठीक है। दूसरे साल आपने 360 में से नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल देनी, 210। लास्ट ईयर में आपके पास क्या है? 150 में से 150 की डेप्रिसिएशन निकाल देनी। ओके, डन। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये आ रहा है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। क्योंकि देखें एसेट है ना, एसेट के लिए कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस टैक्स डेप्रिसिएशन। जैसे कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं ना, तो हमारे पास क्या आती है? कैरिंग अमाउंट। तो कॉस्ट में से टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? टैक्स बेस। ये देखें फर्स्ट ईयर में कितनी है? 600, 240 की डेप्रिसिएशन थी पहले। बिल्कुल माइनस कर दिया, तो आपके पास कितनी आई कैरिंग टैक्स बेस? 360। नेक्स्ट ईयर 360 में से आप माइनस करेंगे ना, ठीक। अब 150 आया तो लास्ट ईयर में से 150 में से उस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, ये जो 40 50 है, ये आपके क्या है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। क्यों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हो तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा ही है ना उससे। तो पहले साल आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है
दूसरे साल आ रहा है कितना, और तीसरे साल क्या आ रहा है, 0। टेम्परेरी डिफरेंस था, पहले साल आया, दूसरे साल बढ़ गया, फिर तीसरे साल क्या होगा, 0, रिवर्स हो जाएगा, टेम्परेरी डिफरेंस है। अच्छा, तो इस पे अब हम रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जब भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आए रेट अप्लाई करेंगे, क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो पहले साल कितनी है 12, दूसरे साल, तीसरे साल 0। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड टैक्स लायबिलिटी। 12 की रिकॉर्ड करनी है, क्या करेंगे, डेबिट टैक्स एक्सपेंस 12, क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 से, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या करेंगे 15 के लिए, डेबिट टैक्स एक्सपेंस कितने से, 15 की लायबिलिटी है ना, तो डेबिट टैक्स एक्सपेंस कितने से, 15, और क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, यहां पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, वी हैव टू सी द मूवमेंट, दोनों में मूवमेंट कितनी है, 3 की, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपने डेबिट टैक्स एक्सपेंस कितने से किया, 3, क्रेडिट किया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3 से। अब 15 की लायबिलिटी को आपने 0 पे लाना है, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15, क्रेडिट टैक्स एक्सपेंस 15। करंट टैक्स में हमने ये काम नहीं किया था, क्योंकि करंट टैक्सेस फॉर करंट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये पहले साल लायबिलिटी हुई, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ में ये पे हो गई होगी, 0 हो गई, तो 0 से 297 बनाना है, इसलिए फुल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट की आप एंट्री कर रहे हैं। ये डेफर्ड टैक्स है, ये आपने क्रिएट की, तो 12 की लायबिलिटी पड़ी है, नेक्स्ट ईयर आपने 15 पे ले जाना है इसको, तो डिफरेंस को लेके जाएंगे, फिर 15 की लायबिलिटी बड़ी है, उसको आपने 0 बनाना है, तो डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया था, 12 की लायबिलिटी थी, सॉरी ये दिस इज, ये आपके नेगेटिव होने चाहिए ना टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितना था ये, 12 की लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैंने जनरल एंट्री, एक मिनट, 12 की लायबिलिटी थी, यहां पे मैंने 12 नोट कर लिया। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या जनरल एंट्रीज की थी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 3 से, क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके, -3, और यहां पे मेरे पास लायबिलिटी 12 की है, मैं उसको फर्दर क्रेडिट करता हूं, 15 की लायबिलिटी आ गई। अच्छा, लास्ट ईयर में क्या था, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी डेबिट, तो मेरे पास 15 की लायबिलिटी है, जिसको मैंने 15 से रिड्यूस करना है, और यहां पे मैंने क्या एंट्री की थी, क्रेडिट एंट्री 15 की। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा, मैं अब उसके पीछे रीजन बताता हूँ, एक नोट लाइन पढ़ें आप इसको, इस लाइन को जरा बस सेंटेंस को पढ़ें। Apart from the above depreciation and tax allowance, there are no other differences between the accounting and taxable profit. ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस एसेट की वजह से ही आए हैं, और कोई परमानेंट या इसके अलावा कोई टेम्परेरी डिफरेंसेस नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, तो मेरा काम तो उसको भी बड़ा आसान हो गया था। मुझे बताएं 1000 पे अगर मैं 30% टैक्स पे करूं तो कितना पे करना, 300, ठीक है। अभी मैंने करंट टैक्स कितना नोट किया, कितना कम किया, यही हो रहा था। 1000 पे कितना होना चाहिए था, 300, कितना है, कितना कम है, यही आ रहा था। यहाँ पे कितना ज्यादा आ गया, यही हो रहा था। सो दिस इज हाउ योर डेफर्ड टैक्स हेल्प्स यू टू बैलेंस थिंग, ठीक है, समझ आई। क्या जगह टैक्स ज्यादा बन गया है, डेफर्ड टैक्स उसको रिवर्स करेगा, कम बन गया तो डेफर्ड टैक्स उसको पूरा कर देगा, ठीक है। डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इनके अलावा कोई टैक्स नहीं है, समटाइम इनके अलावा होता है, फिर ये डायरेक्ट वाला काम नहीं चलता, फिर आपने उनको भी प्रॉपर वे में बनाना पड़ता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो चल गया, क्योंकि सिर्फ एक ही यही था, वो इसके अलावा तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर इसके अलावा भी होते फिर डायरेक्ट मसला करता, क्योंकि अगर परमानेंट होंगे फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर डेफर्ड टैक्स, आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन पे, ठीक है। रीवैल्यूएशन से होता क्या है, मैं आपको इधर समझाता हूँ, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, this question, accounting profit for next 4 year will be 3000. So this is
and we have purchased a non-current asset of 2000 which has a useful life of 4 years and appreciated according to straight line method. Capital allowance is as follows. Year 1 2 these are the tax depreciation and tax rate is 25%. So सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं 3000 हमारे पास प्रॉफिट है और ये 4 सालों में यही प्रॉफिट आ रहा है ऐसा ही ओके। और अब हमने सबसे पहले डिस्क्लोजर्स पे जाना है क्योंकि हमने करंट टैक्स करना है, करंट टैक्स के लिए हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉफिट हमारा 3000 है फॉर इन ऑल 4 years ओके। So we have purchased an asset for 2000 और यूजफुल लाइफ इसकी 4 है तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 500. This is your disallowed expense and this should be added, right? Allowed expenses first year 600, next year 700, then 300 and then 400. Okay. So आपके पास these are all taxable profit और इन पे जब आप रेट अप्लाई करते हैं यू विल गेट करंट टैक्स लायबिलिटी। जर्नल एंट्रीज क्या होगी फर्स्ट ईयर में आपने 870 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है सो 870 डेबिट ओ सॉरी 25%, सो लेट मी सॉल्व इट विद 25% और इसको भी मैं चेंज कर दूं 30% कर देता हूं नहीं चले वो कर देता हूं 25%, टैक्स रेट इज 25%। ओके सो इस पे हम अप्लाई कर देते हैं 25%। ये तो ये देखिए मैंने क्या करना है फॉर्मूले में आपके लिए प्रूव हो जाएगा। सो आपके पास टैक्स आ रहा है टैक्स एक्सपेंस 725 और करंट टैक्स लायबिलिटी आपके पास कितनी है 725। नेक्स्ट ईयर आपके पास टैक्स एक्सपेंस कितना होना चाहिए टैक्स एक्सपेंस शुड बी 700 एंड करंट टैक्स लायबिलिटी 700। फिर आपके पास है टैक्स एक्सपेंस 800 एंड करंट टैक्स लायबिलिटी 800 और फिर आपके पास है टैक्स एक्सपेंस 775 और करंट टैक्स लायबिलिटी 775। ठीक है अब हम इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं। सो 725 एंड 725 नेक्स्ट ईयर कितना था 700 और आपके पास लायबिलिटीज में आ रहा है 700। फिर आपके पास था 800 और लायबिलिटीज में 800। लास्ट ईयर में 775 और यहाँ पे आपके पास 775। ठीक है ओके तो ये आपके पास यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा फॉर डेफर्ड टैक्स हम लोगों ने क्या करना है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स ओके। सो फर्स्ट ईयर में कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी 2000 माइनस 500 डेप्रिसिएशन 1500। नेक्स्ट ईयर 1500 माइनस 500 डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर 1000 माइनस 500 डेप्रिसिएशन एंड लास्ट ईयर में आपके पास वो जीरो हो जाएगी 500 में से 500 की डेप्रिसिएशन चलेगी ओके। टैक्स बेस 2000 माइनस 600 then 1400 minus 700 then 700 minus 300 और लास्ट में आपके पास है 400 minus 400। अच्छा टैक्स रेट आपके पास 25% है। ठीक है अच्छा जी अब बिकॉज दिस इज द डेफर्ड टैक्स वी हैव टू सी द मूवमेंट। ठीक है पहले साल तो कोई लायबिलिटी है नहीं तो हमारी जो एंट्रीज है हम वही कर देंगे 25 क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 25। ठीक है नेक्स्ट ईयर हमारी लायबिलिटी 25 से जंप करके जा रही है 75 पे तो मूवमेंट इज 50 वी हैव टू इंक्रीज द लायबिलिटी 50 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 50। फिर हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है so debit deferred tax liability with 50 and credit tax expense with और लास्ट में हमारी लायबिलिटी 25 से किस पे आ रही है जीरो पे तो लायबिलिटी फिर से रिड्यूस हो रही है 25
sorry, deferred tax, okay, definitely deferred tax 25 and credit tax expense 25। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस क्रिएट हुआ और विद टाइम रिवर्स हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर द जर्नल एंट्री वुड बी tax expense debit and deferred tax liability would be 25। नेक्स्ट ईयर हमने डेबिट किया था टैक्स एक्सपेंस 50 और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने 25 पहले की थी प्लस 50 यहाँ पे। फिर हमने कहा था कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिवर्स करना है, तो एंट्रीज हमने की थी टैक्स क्रेडिट 50 और लाइबिलिटी भी डेबिट की थी हमने 75 माइनस 50। और लास्ट ईयर में हमने 25 की एंट्री की है, तो टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट किया था हमने 25 से, ठीक है, यही आ रहा। सो दिस इज योर सोल्यूशन। Okay, next thing is how to record the deferred tax on the revaluation, because revaluation की वजह से आपके पास कुछ deferred tax की implications होती हैं, this will create your taxable temporary difference, ठीक है। तो वो किस तरीके से create करना है हमने, right? अच्छा, revaluation, the good thing is revaluation will only affect your carrying amount। ये आपके पास टैक्स बेस को जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं या इम्पेयरमेंट करते हैं तो उससे आपके पास सिर्फ कैरिंग अमाउंट ही इफेक्ट होती है, टैक्स बेस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टैक्स बेस सेम ही रहती है उससे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन एक फॉर्मेट बना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना जब भी वी वर वर्किंग ऑन और वी वांट टू वर्क ऑन डेफर्ड टैक्स, सो हमने ये फॉर्मेट यूज करना है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। अच्छा अच्छा, एक और भी चीज़, वो अगर हम देखें ना कैरिंग अमाउंट और ग्रेटर देन टैक्स बेस, वो यहाँ पे वर्क भी करता है इफ यू यूज बी माइनस ए, उससे भी नेगेटिव मीन्स अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, पॉजिटिव मीन वो भी आपको करके मैं बताता हूँ कैसे होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी एट परचेज डेट, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की 20 की, ठीक है, और मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज की 30 की, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है, तो क्या आना चाहिए, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा ना, ठीक है। टैक्सेबल ही आ रहा था, तो मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया बी माइनस ए, उससे भी यही आ रहा है, नेगेटिव मीन्स टैक्सेबल। टैक्सेबल पे जब रेट अप्लाई होगा क्या होगा। अब ये 80 ज्यादा क्यों है इस 70 से, उसकी रीजन ये है क्योंकि डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, तो बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ रहा है। तो आपकी ये रीजन होती है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन। इसकी एंट्री नहीं करनी, हमने करनी है इसकी एंट्री। तो आप देख रहे थे कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और 3 की मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि मेरा एसेट रीवैल्यूड हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा एसेट रीवैल्यूड हुआ है 40 से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था रीवैल्यूएशन इंपेयरमेंट टैक्स बेस को इफेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे जीरो ही आया कुछ। तो आप देख रहे हैं 40 की वजह से आपकी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इंक्रीज हो गया, बी माइनस ए माइनस 40 है ना टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसकी वजह से आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो आपके पास 3 का पहले था, पे 12 का हुआ, टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की आनी चाहिए, 15 की, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे, इसकी मुझे जर्नलिटी बताएं क्या होगी इस 3 की। डेबिट टैक्स एक्सपेंस 3 से, और क्रेडिट हम करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से, 3 से। अब इस 12 की क्या एंट्री होगी, हम्म, नहीं नहीं, 12 से करेंगे, 15 पे पहुंचेगी, 12 से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखें टेम्परेरी डिफरेंस क्या है, ये इसी साल हुआ है, ये लास्ट ईयर में नहीं हो रहा है, इसी साल हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं देख रहे आप। टोटल लाइबिलिटी इस साल आपने कितने की क्रिएट करनी है, 15, ठीक है, जिसमें से 12 रिवैल्यूएशन की वजह से, बाकी जो नॉर्मल ऑपरेशन में होता है वो वैसे ही होता है। तो आपके पास डेबिट हो रहा है टैक्स एक्सपेंस कितने से, 12 से, और क्रेडिट क्या हो रहा है, सॉरी, आपके पास डेबिट हो रहा है OCI
12 से, और क्रेडिट आपके पास हो रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 से। अच्छा, अब रीजन मैं बता देता हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, नॉर्मली डेप्रिसिएशन वगैरह कहाँ पे चार्ज होती है? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसकी वजह से जो डेफर्ड टैक्स वगैरह आ रहा है वो आपने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस पे चार्ज करना है। रीवैल्यूएशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाती है, तो उसकी वजह से जो टैक्स होगा वो भी किधर जाएगा? रीवैल्यूएशन को हिट करेगा ना, ओसीआई में। इसीलिए यहाँ पे मैंने टैक्स एक्सपेंस की बजाय क्या किया? ओसीआई की। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं इसी पे एक और सिचुएशन वो करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे आपने इसकी जर्नल एंट्री देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये है 40। हाँ, चले करें। सेम है सिचुएशन। अच्छा, डेबिट हुआ आपके पास टैक्स एक्सपेंस 8 से, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ना। क्रेडिट क्या हुआ? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 8 से, ठीक है। डेबिट ओसीआई 6, और क्रेडिट आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? अच्छा, एक और सिचुएशन, ठीक है। आप करें। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो इसको कर देता हूँ मैं 30। चलो, आप करें। तो इसका मतलब क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट होगा ना। तो क्या एंट्रीज होती हैं डेफर्ड टैक्स एसेट? टैक्स एसेट 6 है, क्रेडिट टैक्स एक्सपेंस 6। अच्छा, अब कैसे? हम्म बिल्कुल। अच्छा, डेबिट क्या करूँ? ओसीआई विद 9, ऐसे ही है। क्रेडिट हमने किया डेफर्ड टैक्स एसेट 6 है। क्लियर हो गया? So this is how you record the revaluation. क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ फोकस ऑन इम्पेयरमेंट। चलें जी, अब मैंने आपका इम्पेयरमेंट पे वो किया, क्या करें? होती है, दोनों एसेट होंगे, लेकिन जर्नल एंट्रीज क्या होगी? डेबिट टैक्स एक्सपेंस, इसकी तो 6, सॉरी, डेबिट डेफर्ड टैक्स एसेट 6, क्रेडिट टैक्स एक्सपेंस 6। ये हो गया। उसके बाद नहीं, पेमेंट एसओपीएल में जाती है, एसओपीएल में। तो डेबिट टैक्स फॉर टैक्स एसेट 8, और क्रेडिट आपके पास टैक्स एक्सपेंस 8। क्लियर हो गया? सही है। हाँ, बी माइनस है, हो रहा वही है, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन लोअर, लेकिन ये आसानी से हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब करें इसकी जर्नलिटी। पहले मैं क्या करूं? डेबिट टैक्स एक्सपेंस 3, क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3। ठीक है, अब हम्म
डेबिट डेफर टैक्स एसेट, नहीं, पहले हम करेंगे क्रेडिट टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। तो हम करते हैं क्रेडिट टैक्स एक्सपेंस विद 8 डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी विद 3 ओवर एंड अबव डेबिट डेफर टैक्स एसेट 5, ठीक है। क्लियर हो गया, आसान है, सिर्फ ये एक आपने टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट दी क्वेश्चन, this is your question, kindly solve this question. Okay, prepare the extracts of financial statement and show how the above transaction will be, uh, how to record the above transaction. Okay, so we have to prepare the extract of financial statement. So on 1st January 2008, as company decided to revalue its land for the first time, okay, a qualified property valuer reported that the market value of the land on that date is 80,000 and the land was originally purchased 6 years ago for 65,000. Okay, लैंड अप्रिशिएट नहीं होता, जो भी आएगा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन रिजर्व पे गेन आ रहा है। The income tax liability for the year ended 31st December 28 is 19,400, right? The difference between the carrying amount and the net assets of S including revaluation of the land above their carrying amount. So यहाँ पे वो बता भी रहा है कि आपके पास carrying amount ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है। यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है, the difference between the carrying amount and the tax base, क्योंकि carrying amount क्या है, is above and tax base is lower. So carrying amount जब ज़्यादा होती है tax base से, we have taxable temporary difference, right? और वो भी बता रहा है कि आपके पास कितना आ रहा है, 27,000. The opening balance on the deferred tax is 2,600. अब because you have been given an opening balance, you have to see the movement, ठीक है, और हमने मूवमेंट को ही देखना है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग, इसमें आपके पास करंट टैक्स भी है यहाँ पे और डेफर्ड टैक्स भी है, ठीक है। अब हम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, करंट टैक्स, सिंपल एडजस्टमेंट। करंट टैक्स में हमने क्या करना है, करंट टैक्स इज बेसिकली क्रेडिट current tax liability with 19,400 and debit tax expense 19,400, right? एक्सट्रैक्ट हम बाद में देख लेते हैं, अभी क्या बात। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास 2700 है, 27,000 सॉरी, ये हमारे पास दिस इज द टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एट ईयर एंड, और इस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के अंदर ही रीवैल्यूएशन भी एडजस्टमेंट है। इसका मतलब इस 2700,000 के अंदर अगर हम देखे जाए, 15,000 इज फॉर रीवैल्यूएशन एंड रिमेनिंग 12,000 इज फॉर समथिंग एल्स, ठीक है, राइट। वी नो दैट दिस रीवैल्यूएशन and tax or deferred tax liability created because of revaluation will be charged to OCI, right? अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो 27,000 इज योर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इस पे हम अगर रेट अप्लाई करें तो कितना आता है, 25%। अच्छा, इसका मतलब हमारी जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी ब्रॉट डाउन वाज 2600 और वी वांट टू क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ 6750, तो जो मूवमेंट है कितनी है, चूंकि मूवमेंट है हम्म 4750 सॉरी 4150, राइट, ये हमने क्रेडिट करना है लाइबिलिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब वी नीड टू क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी विद द मूवमेंट 4150, राइट। वी नीड टू डेबिट द टैक्स एक्सपेंस, वी नीड टू डेबिट द अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अदर कंप्रीहेंसिव किसकी वजह से, जो कि रीवैल्यूएशन की वजह से, तो 15,000 का 25% क्या होता है, हम्म
सो इसका मतलब 3750 तो आपका ओसीआई में चार्ज होना है, और ये जो टैक्स एक्सपेंस है इसको हम बैलेंस में कर ले लेते हैं, कितना बनता है 400, आई थिंक 400, 375 और 4140 400 ही होता है। बैलेंस में फिगर, क्योंकि क्रेडिट हमने 4150 से किया तो डेबिट भी उतने का होना चाहिए ना। 400। नाउ दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इतना के डेबिट शॉर्ट था हमने वो कर दिया। सो दी एसओपीएल टैक्स एक्सपेंस वुड बी करंट टैक्स 19,400 एंड डेफर टैक्स 400, ठीक है। ओसीआई you have created a revaluation of 15,000 minus this 3750 because of the revaluation. So at the end आपके पास क्या आएगा, जो एडजस्ट होने के बाद आ जाएगा 11250 आई थिंक, ठीक है। सो दीज आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन will give you current liability of 19,400 and deferred tax liability of 2600 पहले था, हम लोगों ने उसको 4150 से ऐड किया तो आपके पास कितना आ रहा है 6750। सो दिस इज योर एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, क्लियर हो गया। ओके, दीज आर सम एमसीक्यूज, बताइए जी। टेस्ट एमसीक्यू नंबर 1, प्लीज रीड दिस आउट। Select the amount that will be shown as an expense in the statement of profit and loss and as a liability in the statement of financial position. Okay. So the following information has been extracted from the accounting records of C. Estimated income tax for the year ended is this is 20x0, this is also 20x0, and this is 20x1. Okay. So estimated amount for the year ended was 75,000. Income tax paid for the year under provision थी और provision थी, अंडर प्रोविजन थी, ठीक है। तो अंडर प्रोविजन आपके पास क्या होती है, नेक्स्ट ईयर टैक्स एक्सपेंस को आपके इंक्रीज कर देती है, ऐसा ही है। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी तो शो होगी 83 की, लेकिन जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें आपके पास लास्ट ईयर का, तो ये 83 में हमने 5 का वो कर दिया तो 88 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द इनकम टैक्स चार्ज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। तो चलें जी करें ये क्वेश्चन। ओके, so first income tax payable for the year, this is your current year estimation, right? 60,000. Okay, this is your tax expense working, tax expense. Last year you had a over provision जो कि हमने इसमें से क्या करनी है, माइनस कर दी 4500, सॉरी 4500। देन मूवमेंट, आपका ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी 2600 और क्लोजिंग कितना है 3200, तो इसका मतलब यहाँ पे 600 क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो आपका टैक्स एक्सपेंस कितना आता है, वही होगा जो इन सब को एडजस्ट करने के बाद हो रहा है, ठीक है 56,100। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 500, tax depreciation to date amounting to 220, this is your tax depreciation, and depreciation charge 100, this is your accounting depreciation, tax rate is 30%, please solve it। जी जी, डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स में ऐड बैक नहीं करना होता, हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पे कॉलम पे वर्क नहीं करते। अगर करंट टैक्स होता तो फिर प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं।
चलें सॉल्व करते हैं जी। हमने बनाना है कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्पररी डिफरेंस एंड डेफर्ड टैक्स, राइट। तो कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट आपके पास 500 थी, जिसमें से आपने लेस की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो ये आपके पास आ गई 400। कॉस्ट 500, टैक्स डेप्रिसिएशन 220, तो आपके पास आ गया ये 280। अच्छा, तो टेम्पररी डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे? दिस इज 120 एंड दिस इज योर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, राइट। तो आपके पास 120 का 30%, 36, दिस इज योर लायबिलिटी 36, ओके। ओके, MCQ number 4, WS company prepared this financial statement to 30th June. The following profit before tax were recorded from 20x1 to 20x3. These are the profit. The entity pays income tax rate at 30% and incorporated this figure in the air and account. The actual amount of tax paid in respect of 20x1 and 20x2 were 2890 and 3720. अच्छा, अब थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हमने ये इसको एडजस्ट करना है नेक्स्ट ईयर। चलें फर्स्ट ईयर की बात करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कितना, 100। तो 20, मैं टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग कर लेता हूँ, 20x1, 20x2 एंड 20x3, ठीक है। लाइबिलिटीज तो उतनी ही आएंगी जितने की हो रही हैं। 20x1 में टैक्स एक्सपेंस कितना था? 1000, दिस इज द टैक्स एक्सपेंस, राइट। 20x2 में टैक्स एक्सपेंस कितना था? 120। और 20x3 में कितना था? 110। अच्छा, 20x1 में का जो टैक्स हमने एस्टिमेट किया था 100, वो हमने एक्चुअली 20x2 में कितना पे किया? 2890, 28,900। तो कितना हमने ओवर स्टेट किया था? किया तो बता दें कितना था। हाँ, 1 लाख माइनस 28,900, तो कितना ओवर एस्टिमेट है? करें सॉल्व कैलकुलेटर से, ये कैलकुलेटर इसको यूज से करें। तो आपके पास 71, तो ये आपके पास लेस हो गया, 71.1 लेस हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 120 माइनस 71.1, 48.9, ओके। नेक्स्ट ईयर आपने एस्टिमेट किया था 120, ठीक है, और पे कितना हुआ? तो कितना हो गया? एटी टू पॉइंट एट एडजस्ट करने के बाद कितनी आ रही लाइबिलिटी? ठीक है, क्लियर है। इसको देख भी देते हैं। फोर्थ, एक इशू हो गया। इशू ये हो गया, वो टैक्स एस्टिमेट नहीं था, वो टैक्सेबल प्रॉफिट था, उस पर हमें रेट अप्लाई करना था, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार उसको मेक श्योर भी कर दिया कि वो वाकई में वैसे ही है कि नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने भी इधर से देखे, आंसर देख के आइडिया हो गया कि गलती क्या की है। तो दीज आर टैक्सेबल प्रॉफिट, इस पे हमने रेट अप्लाई करना है 30%। तो अब दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसको एस्टिमेट लिया, वहां पे कुछ डाउट हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मैं क्या चलें कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे। तो हमारे पास अगर देखा जाए 20x1 में
टैक्स बनता है 30,000, ठीक है। 20x2 में 36,000 और लास्ट में आपके पास बनता है 20x3 में 33,000, ठीक है। तो अब वो आपके पास अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट हुआ, वो कितना हुआ है? पहले में आई थिंक 1100 हो रहा है ओवर प्रोविजन। हम्म 1100। तो 36,000 में से हमने 1100 माइनस कर दिए, और नेक्स्ट उसमें आपके पास 36 में से ओ अंडर एस्टिमेट हो रहा है प्लस 1200, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द डबल एंट्री नेसेसरी टू रिकॉर्ड द डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट ऑफ द वारंटी प्रोविजन। जी सॉल्व कीजिए इसको। CP company introduced a warranty scheme during the year ended 31st March. CP company statement of financial position at 31st March recognize a warranty provision of 65,000 for tax purpose. Warranty costs are deductible when claims are paid for tax. हाँ, वारंटी प्रोविजन इज योर एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट लायबिलिटी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दीज आर नाउ अ डिसअलाउड एक्सपेंस, ओके। क्योंकि वारंटी प्रोविजन आपके पास वो कह रहे हैं जब आप पे करेंगे तभी की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल डिसअलाउड है। तो आपके पास क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा कितने का? इस 65,000 इंटू 12 13,000 बनते हैं मेरा ख्याल से। दिस विल गिव यू डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 30,000 या 30, आप देख लें। डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 110. So we have an over provision. This is a credit. This is your over provision. Then we have an opening balance of deferred tax liability, which is 12,000. The taxation balance relates to an over provision. चलिए वो ना भी बताता, लेकिन वो क्रेडिट उसने शो किया था, which means कि आपके पास ओवर प्रोविजन। तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आ रहा था 30 जून में। 30 जून डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द प्रोविजन नेसेसरी फॉर द टैक्सेशन ऑफ करंट टैक्स शुड बी 15,000, ओके। सो ये ओवर प्रोविजन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टैक्स चार्ज दैट विल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। सो वी हैव एस्टिमेटेड टैक्स 15,000, राइट? द ओवर प्रोविजन इज 4,000, okay. The carrying amount of at non-current asset exceeds the tax return and will written down value by 30,000. So it means ये आपके पास क्या है? टैक्स बेस। टैक्स बेस पे आप 30% टैक्स लगाइएगा। 30,000, दिस इज योर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, राइट? इसका आपने 30% लेना है, 9,000 आपके पास डेफर्ड टैक्स आएगा, ऐसे ही है। तो आप अगर देख रहे हैं आपके पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स था 12,000, इसका मतलब, और क्लोजिंग 9,000 है, तो आपने क्या करना है? जनरल एंट्रीज आपने क्या की होंगी? डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विद 3,000, और क्रेडिट आपने किया होगा टैक्स एक्सपेंस 3,000 से। सो ये 3,000 भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा? 8,000, राइट? सो 8,000 विल बी योर आंसर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपके पास है, the amount of deferred tax liability is correct or incorrect, and the amount of revaluation surplus is correct or incorrect, okay. So the information below relates to the financial statement of an entity at 30th September 2007. So carrying amount of plant is given, which is 110, and carrying amount of, sorry, tax base of plant is also given, right? तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, temporary difference and deferred tax, right? So carrying amount is 110,
tax base is 90. So B minus A is 20. This is your taxable temporary difference. And after applying the rate, you get rate कितना 20. So 4 की deferred tax liability होगी, ऐसे ही है. Okay. नेक्स्ट आपके पास है लैंड विच यू ओरिजिनली कॉस्ट 200 और इससे रिलेटेड आपकी 80 की रिवैल्यूएशन आई है, ऐसे ही है. ओके. और आपके लैंड की टैक्स बेस कितनी है 200. अब हमें पता है कि ये जो 80 का डिफरेंस है दिस इज बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन. ठीक है. अब रीवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से अगर कोई आता है इट शुड बी चार्ज टू रीवैल्यूएशन रिजर्व. तो हमने उसमें क्या किया होगा 80 का आपके पास अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसकी मैं पहले जनरल एंट्री कर देता हूँ कि डेबिट आपके पास होगा टैक्स एक्सपेंस विद 4, क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विद 4, राइट. अभी ये जो 80 का रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने क्रिएट किया, सो 80 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया. रिवैल्यूएशन रिजर्व पे आप डेफर्ड टैक्स अप्लाई करें 80,000 इंटू 20%, तो आपके पास डेफर्ड टैक्स कितना था 16. इसको आपने किया डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर ओसीआई, क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 16 से और ये भी 16 से. तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 80 में से 16 चले गए, कितने पे आ रहा है. और आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आपने 4,000 की लायबिलिटी क्रिएट की है और यहाँ पे आपने 16,000 की, तो टोटल लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए. तो लायबिलिटी भी करेक्ट है और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 112. And again, what is the tax charge that will appear in the statement of profit and loss? So we have over provision, deferred tax liability be given here. At 30th June, director estimate that the provision of taxation should be 12,000. On current tax year should be, this is the provision for tax. So उन्होंने 12,000 approximate estimate किया. The balance on the deferred tax account need to be increased to 23,000. ओके. आपकी लाइबिलिटी जो है डेफर टैक्स की इतनी है और इसको आपने क्या करना है 23,000 पे लेके जाना है. तो कितने से इंक्रीज हो रहा है. सो 7,000 का आपके पास इंक्रीज आ रहा है. और तो टोटल आपके पास द इम्पैक्ट ऑन द इंक्रीज इन प्रॉपर्टी, सॉरी, द बैलेंस ऑन द डेफर टैक्स अकाउंट नीड टू बी इंक्रीज बाय व्हिच इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन. ओके. अब यहाँ पे हमने देखना है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी है इंक्लूड, तो इसको हम फिलहाल नहीं करेंगे. ड्यूरिंग होम रीवैल्यूड दिस प्रॉपर्टी फॉर 10,000, ऐसे ही है. अच्छा. तो आपके पास लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है मूवमेंट से, विच इज क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी विद 23,000, राइट. ऐसे ही होगा. ओके. इस 23,000 में 10,000 का वो गेन भी है जो कि इट शुड बी चार्ज टू ओसीआई 3,000. तो टैक्स एक्सपेंस में कितना जाएगा. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने 7,000 की, तो टैक्स एक्सपेंस में कितना जाएगा 4,000. ठीक है. तो आपके पास 12,000 पहले था और इसमें प्लस आपने 4,000 किया, तो आपके पास कितना होना चाहिए. तो 16 तो है ही नहीं इसमें कुछ, हम वी आर मिसिंग समथिंग. लेट रीडू इट अगेन. वो भी हमने वो नहीं कैसे टैक्स. ओ हाँ, वो तो हम मिस कर गए. मैं बोलूँ क्या चीज गड़बड़ हुई है. तो आपके पास 12,000 ये था, प्लस हमने अभी फाइंड आउट किया था 4,000 माइनस 7,000 ओवर प्रोविजन या. तो कितना आ रहा है आपके पास 9,000. 9,000 आपके पास आ रहा है 12 का, तो 9,000 रिकॉर्ड होगा. ठीक है. वो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो ये था क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 7,000 से मूवमेंट डेबिट ओसीआई बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन इसका, तो दोनों 7,000 और ये 4,000. ठीक है. क्लियर हो गया. ठीक है. तो आपके पास 9,000 आंसर आ रहा है. क्लियर. So this was your IS 12 taxation. We have covered the questions and MCQs as well.